सभी को। कैसे हैं आप? उम्मीद है घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई अब चालू कर दी गई होगी, क्योंकि इस चैनल पर लगातार आप वैकेंसियों का दौर देख रहे हैं। क्लियर है? आज इतिहास में बात करने वाले हैं खिलजी वंश की, और खिलजी वंश में भी आपने नाम तो सुना ही होगा, अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, वही खिलजी जिसकी पहचान पद्मावती से है, पद्मावत से है, या जिसकी पहचान एक खूंखार अपराधी से है। इतिहास में जितना पढ़ रहा हूं, जितना समझ पा रहा हूं, इससे गंदा व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा है। आप आज क्लास में क्लियर हो जाएगा कि अलाउद्दीन कौन था, कैसे था, और इससे इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आपको परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। गुलाम वंश इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश की शुरुआत मानी जाती है, और इसमें जो अंतिम शासक था वो था कैमूर। कैमूर की जो हत्या है वो करता है जलालुद्दीन खिलजी। कैमूर की हत्या जलालुद्दीन खिलजी करवा देता है और खुद 1290 में गद्दी पर बैठ जाता है। 1290 में जब वह गद्दी पर बैठता है उसकी उम्र 70 वर्ष होती है। क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए कि सबसे उम्रदराज या सबसे बूढ़ा शासक कौन बैठा था गद्दी पर, तो उसका नाम आप याद रखना, जलालुद्दीन खिलजी। यह 70 वर्ष का था। परिणाम स्वरूप यह अपनी जो सत्ता था या जो शासन चलाता था वह अपने जो निचले तबके के पदाधिकारी होते थे उनकी दम पर चलाता था। इसने युवा अवस्था में ही एक छोटे से बच्चे की देखरेख की, उसका लालन पालन पोषण किया, जिस बच्चे के पिता नहीं थे। पिता और माता की मृत्यु के बाद जलालुद्दीन ने जिस बच्चे की परवरिश की थी उस बच्चे का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के कई नाम थे, लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी का नाम जलालुद्दीन खिलजी से ही पड़ा था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी की शादी भी इसी से करा दी थी, क्योंकि माना जाता है ये शुरुआती समय में काफी सीधा व्यक्ति उनके सामने प्रदर्शित हुआ था। 1296 में दक्षिण की तरफ रुख करने का जलालुद्दीन खिलजी ने मन बनाया, क्योंकि अब तक उत्तर पर जितना भी उत्तर है उसमें गुलाम वंश ने शासन कर लिया था, तो अब निश्चित रूप से शासन प्रसार के लिए दक्षिण की तरफ जाना था। दक्षिण की तरफ जब गए तो इस अभियान को नाम दिया गया देवगिरी अभियान। देवगिरी की युद्ध में युद्ध हुआ। यहाँ के यादव वंश के राजा थे रामचंद्र और अलाउद्दीन खिलजी के बीच, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी जीत गया और ढेर सारा धन उसने एकत्र कर लिया। लेकिन यहां से उसको एक लालच आया और उसने यह धन जलालुद्दीन को ना देते हुए कुछ धन अपने पास ही रख दिया। धीरे धीरे ही सही उसे सत्ता का लोभ आने लगा, और जैसे ही सत्ता का लोभ आया तो उसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। ये सन था 1296। 1296 में वह गद्दी पर बैठा, जो कि 1316 तक रहा। 20 वर्षों तक का इसका शासन रहा, जो कि काफी अभूतपूर्व है और काफी सोचने समझने और देखने वाला है। जल्द ही हम उस पर भी बात करेंगे कि कैसे चित्तौड़ का किला राजा रतन सिंह और पद्मावती की क्या स्थिति हुई। पहले शुरुआत कर लेते हैं इसके जीवन की। तो इसने जैसे ही गद्दी पर बैठा तो इसने मंगोल से बड़ा परेशान था। क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण किस शासनकाल में हुआ है, सल्तनत काल में, तो आपको आंसर टिक करना है अलाउद्दीन खिलजी। और 6 बार मंगोलों ने आक्रमण किया। मंगोल से सुल्तान जितने भी थे काफी डरते थे, और उत्तर में प्रसार के लिए ये काफी बड़ी पेचीदगी थे। क्लियर है? ये जहां भी जाते थे लाशें बिछा देते थे मंगोल। अब इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ये समझ गया था कि यदि मंगोलों को हराना है तो हमें ढेर सारा धन एकत्रित करना होगा। इसलिए उसने कर व्यवस्था और बाजार व्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक बाजार व्यवस्था आयोजित की और कर व्यवस्था को देखते हैं और भी समझते हैं। तो इसने कर जो है 1/2 भाग लगा दिया था। मतलब आपको कोई भी वस्तु खरीदना पड़ सकती है, कोई भी वस्तु है उस पर आधा भाग, जो कि सर्वाधिक था। तो यदि आपसे क्वेश्चन आए किस शासक के शासन काल में सर्वाधिक 1/2 भाग कर के रूप में दिया जाता था, तो उसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुखलराज नाम का विभाग चलाया। जो मुखलराज पद है उसका काम होता था कर का लेन देन करना। हिंदुओं से
डरा हुआ रहता था। इस वजह से हिंदुओं को निर्धन कर दिया था। सर्वाधिक कर उसने हिंदुओं पर लगा दिए थे। इसके अलावा उसने चराई कर और गड़ी कर भी लगाए। चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था और गड़ी कर था, गड़ी कर घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था। अब ये सारा धन वो इकट्ठा कर रहा था। इस उद्देश्य केवल यही था कि कैसे ना कैसे करके हमें मंगोलों से जीतना है या पूरे विश्व पर काबू करना है। पूरा विश्व जीतना चाहता था। वह सिकंदर बनना चाहता था। इसलिए उसने अपने लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, सिकंदर ए सहानी खुद पदवी धारण की थी। तो आपसे पूछा जाए सिकंदर ए सहानी किसने पदवी धारण की थी, तो उसका आंसर भी होगा अलाउद्दीन खिलजी। धीरे धीरे शासन बढ़ता गया, लेकिन उसको एक डर हमेशा सता रहा था। उसको एक डर ये सता रहा था कि कहीं विद्रोह ना हो जाए। उसके समय में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए थे, क्योंकि वह व्यक्ति था जिसने अपने पालक को, मतलब चाचा को कह सकते हैं, या अपने ससुर को मार करके गद्दी पर बैठा था। इस कारण से, उस डर के कारण उसने कई सारे अध्यादेश लाए। कुल अध्यादेशों की संख्या 4 है। क्रमवार हम इसको पढ़ेंगे। पहला अध्यादेश जो था वो था अमीरों द्वारा जो भी दान दिया जाता था उसे संपत्ति में शामिल कर लिया था। उस भूमि को सरकारी भूमि में शामिल कर लिया था। दूसरा था गुप्तचर प्रणाली उसने लाया था। तो पहले ध्यान रखना, गुप्तचर प्रणाली भी कौन लाया है? अलाउद्दीन खिलजी। गुप्तचर प्रणाली का अर्थ यही होता था कि जो भी शासन व्यवस्था थी हर जगह गुप्तचर उसने लगा दिए थे। इसके अलावा उसने शराब के जो मैखाने थे जहां पर लोग इकट्ठे होते थे वो भी बंद कर दिए थे, ताकि लोग इकट्ठे ना हो पाए और उसकी मुखातिबत ना कर पाए। अगली बात, उसने शादी और त्योहारों पर भी रोक लगाई। सेट करो जरा कितनी सारी चीजों पर रोक लगाई। एक चौथी चीज थी, शादी और त्योहारों पर रोक लगा दी। इनफैक्ट अमीरों के जो अमीर होते थे उनकी शादी भी आपस में नहीं कराते थे, ताकि वो एक ना हो, संबंध ना जुड़े और विद्रोह खड़ा ना हो। तो ये सारी चीजें उसमें शामिल थी। इसके अलावा उसका दक्षिण का जो रुख था उसमें सबसे बड़ी पेचीदगी थी चित्तौड़गढ़, जिसके राजा थे राजा रतन सिंह। इस गढ़ को आज तक किसी भी सुल्तान ने नहीं जीता था अलाउद्दीन खिलजी से पहले। एक कवि है, एक लेखक है जिनकी किताब है पद्मावत, जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जाफसी। उन्होंने अपनी किताब पद्मावत में पद्मनी नाम की एक महिला जो कि राजा रतन सिंह की पत्नी थी, उनके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी का लगाव के बारे में बताया गया है। तो आपको कंपटीशन पर फोकस रखना है। सबसे पहले जो किताब है वो 1540 में लिखी गई थी। किताब का नाम था पद्मावत और लेखक थे मलिक मोहम्मद जायसी। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको ज्यादा फोकस करना है कंपैरेटिवली फिल्म के। ओके, तो 1303 में ये युद्ध हुआ था जिसे चित्तौड़गढ़ का युद्ध कहते हैं। लेकिन इसमें राजा रतन सिंह की हार हुई और महारानी पद्मावती ने लगभग हजार महिलाओं के साथ जौहर किया। जौहर में महल के पीछे बना होता था जो एक तरह का अग्निकुंड था। इसमें सूखी लकड़ियां होती थी और जैसे ही यह अंदेशा होता था कि युद्ध हार रहे हैं तो अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए महिलाएं जौहर कर लेती थी। यह दुनिया का या भारत का सबसे बड़ा जौहर था जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में महिलाओं ने जौहर किया था। आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला जीतने के बाद उसने यह किला अपने बेटे खिज्र खां को दे दिया और इस चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद कर दिया। हालांकि अमीर खुसरो, जिनके बारे में हम अगले में चर्चा करेंगे तो अगले वीडियो में या इसी थोड़ी बाद में, तो अमीर खुसरो जो थे उन्होंने कभी भी पद्मावत या पद्मावती होने की पुष्टि नहीं की है। अब जरा समझना, क्योंकि यह काफी अलग व्यक्ति था इसलिए उसने सेना पर भी बहुत सारे कार्य किए। तो सैन्य सुधार देखते हैं। सबसे पहले ये पहली बार भारत में स्थायी सेना लाया। अब इसका मतलब क्या होता है? इसके पहले क्या होता था कि युद्ध के समय सेना रख ली जाती थी और जैसे ही युद्ध समाप्त होता था तो युद्ध के बाद सेना को अलग कर दिया जाता था उसको पैसे देकर। लेकिन इसने स्थायी सेना रखना चालू कर दी, मतलब परमानेंट सेना होती थी। एक पॉइंट। दूसरा, इसने नगद वेतन चालू कर दिया। सेना को इससे पहले क्या होता था, जिस समय युद्ध होता था तो पैसे मिल जाते थे या धन मिल जाता था या गेहूं मिल जाता था या खाद्यान मिल जाते थे, लेकिन इसने नगद वेतन सैलरी देना चालू कर दिया। इसके अलावा घोड़ा
दागने की भी इसने व्यवस्था चालू की। तो घोड़ा दागना का मतलब होता है कि घोड़ों की संख्या और नस्ल, खासतौर से ध्यान रखना कि किस नस्ल का कौन सा घोड़ा है। इसके अलावा सैनिकों का हुलिया भी इसने चालू किया था। 4 चीजें मैं बोल सकता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, स्थानीय सेना, नगद सेना, स्थानीय सेना, नगद वेतन और घोड़ा दागना, और लास्ट है सैनिकों का हुलिया। इसने सैनिकों का हुलिया मतलब सैनिकों की पहचान भी चालू कर दी थी कि कौन सा सैनिक किस कटघटी का है और कौन से चिन्ह है। जैसे कई बार आप देखते होंगे चिन्ह जरूर लिखाए जाते हैं सरकारी नौकरी में, ताकि कोई चेंज ना हो सके, खासतौर से सैनिकों में। इसके अलावा पूछा जाता है सल्तनत काल में कौन बाजार व्यवस्था लेकर आया था। तो बाजार व्यवस्था लेकर आया था माफ कीजिएगा, बाजार व्यवस्था लेकर आया था अलाउद्दीन खिलजी। अब पहली कौन सी बाजार व्यवस्था थी? उचित मूल्य। पहली व्यवस्था थी उचित मूल्य, जिसका अर्थ क्या होता था? जिसका अर्थ होता था कि सेना को कोई भी सामान महंगा नहीं मिलेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 20 सालों तक कोई भी पैसा सेना को नहीं बढ़ा था, मतलब वस्तुओं को रेट नहीं बढ़े थे। क्लियर है? तो सेना को जो धन जिस मूल्य पर मिलता है वह धन उसी मूल्य पर मिलता रहा है 20 सालों तक। इसके लिए उसने आयात निर्यात तो किए ही, खासतौर से काला बाजारी और मुनाफाखोरी को टोटल लगाम लगा दिया। इसका एक उदाहरण समझो, क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट आता है। यदि आप इसमें तौल व्यवस्था देखो जरा बारो, बाजार में किसी भी वस्तु को कम तौलते हो तो आपकी शरीर से उतना ही मांस तोड़ लिया जाता था। यदि आपने आधा किलो कर लिया तो आधा किलो शरीर का मांस निकाल लिया जाता था। कल्पना कर सकते हो किस स्तर की बाजार व्यवस्था। उद्देश्य क्या था? वेतन स्थिर कर दी थी सेनाओं की। तो अब जैसे ही सेना की वेतन स्थिर होगी तो खर्चे भी स्थिर होंगे, तो इससे क्या होगा? वेतन नहीं बढ़ाना होगा। आगे बढ़ते हैं। इसने इसके अलावा मापतोल के अलावा खाद्यान्न का अलग बाजार, है ना, खाद्यान्न आप जानते हो जैसे जो खाते हैं गेहूं चावल ये सारी चीजें। निर्मित वस्तु जैसे कोई निर्माण कार्य है तो उसका अलग बाजार, दैनिक वस्तुओं का अलग बाजार, पशुओं का अलग बाजार का सारी चीजों का अलग निर्माण कराया। इस निर्माण कार्य में आगे और भी कुछ है तो आगे देखते हैं जरा। इसके बाद क्या हुआ, शुरुआत करते हैं। इसके बाद एक व्यक्ति है मलिक कफूर, जो कि 1000 दीनार पर खरीदा गया था और यह समलैंगिक व्यक्ति था। अब जरा अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी समलैंगिक था। समलैंगिक आप जानते होंगे, और वह मलिक कफूर को काफी पसंद करता था। क्लियर है? इनके सीधे सीधे संबंध थे और ये इतना घुल मिल गया था कि मलिक कफूर को धीरे धीरे ही सही लेकिन उसको थोड़ा सा लालचपन आ गया था, जिसके कारण मलिक कफूर ने जहर देकर अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करा दी और उसके पुत्र सामुद्दीन उमर को गद्दी पर बैठा दिया। क्लियर है? इसके बाद चूंकि सत्ता का केंद्र मलिक कफूर के हाथ में था, इसी कारण से उसकी मृत्यु मुबारक खान ने करवाई। वो खुद गद्दी पर बैठ गया। मुबारक खान के बारे में एक क्वेश्चन काफी फेमस है, वो है कि यह एक तो स्त्रियों के कपड़े पहनता था दरबार में, और दूसरी नग्न अवस्था में कई बार दरबार में आ जाता था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मुबारक खान की हत्या जो खुसरो खान ने करवाई, जो कि एक हिंदू शासक था, बाद में उसने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया था। इस कारण से जो अमीर है, तुर्क के अमीर, उनको डर था कि कहीं इस्लाम खतरे में ना आ जाए। इसी वजह से वो गाजी मलिक मतलब गयासुद्दीन तुगलक को गद्दी पर बैठाते हैं और इस प्रकार शुरुआत होती है तुगलक वंश की।